तो मैं ये 2 बजे के बाद बात करूंगा आपसे। अभी मैं क्लास में चारण हो रहा है तो आप, हाँ मैं काट रहा हूँ कि आप। ठीक है, यस। हाँ बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग वीडियो पर डे देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, देखा करिए, क्योंकि ये चीज जितना पढ़ेंगे जितना देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो इसीलिए बनाया जा रहा है और बना के उस पर लोड कर दिया जा रहा है। और आप इस पर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर डालिए, और घर में और मोबाइल है तो सब मोबाइल से सब्सक्राइब करिए। 1000 पहुंचने के बाद बेनिफिट शुरू हो जाएगी उसकी। अभी तो 116-17 ही पहुंचा है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, फिलहाल देखिए, डिस्टर्ब हो गया। बोले इतनी समझ आई है आप लोगों को? तब ये कैसे अंदर, माने इसके, ये कैसे बना हुआ है? तो इसी के बारे में सबसे पहले क्या किया, डाल्टन ने आइडिया दिया। समझे? वो क्या किया, उसने पदार्थ को लेकर पदार्थ को तोड़ा। क्योंकि अब कोई चीज अंदर में किस चीज से बना है, जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या होता है ना? तो उसने भी क्या किया, तोड़ा। अब जैसे सपोज कर लो, आप तो जानते हो यह भी एक पदार्थ है। अब ये कैसे बना है? आज के डेट में तो जानते हो कि यह कागज जो है बांस से या पोरा से बनता है। ये तो आज जानते हो, लेकिन अब इसको देखोगे तो पता चलेगा। तब क्या करें, पता लगाने के लिए क्या करें, इसको तोड़े। अब इसको तोड़ो, ध्यान से सुनो। अब इसको तोड़ोगे तो बताओ, हर बार ये पहले से छोटा होता जाएगा। जैसे ये देखो, मैंने तोड़ दिया, अब पहले ही इतना बड़ा है कि छोटा हो गया। ऐसे ही आप इसको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तो बताओ एक स्टेज आएगी ना जब हाथ से टूटना बंद हो जाएगा। अब उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखो और फिर मशीन लेके तोड़ो, तो मशीन से तोड़ दो। अब मशीन से तोड़ोगे तो बताओ, टूटते 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 फिर एक ऐसा पकड़ आएगा जब तुम अब तोड़ पाने में समर्थ नहीं होगे। इसका मतलब कि वो जो सबसे लास्ट वाला आया जिसको अब हम तोड़, और अभी हम नंगी आंख से नहीं देख पा रहे हैं, अब तो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। सही है ना? तो वो जो सबसे छोटा कण आएगा उसका नाम होगा एटम। इसका मतलब वैसे ही कणों से मिलकर ये बना है। अब ये देखो विचार उसने दे दिया। अब समझ आ गया ना? अब सपोज कर लो कि तुम्हारे सामने ये वस्तु है। अब हम इसको यहाँ पिक्चर कर रहे हैं। अब तुमने कहा था कि ये किससे बना है, तो तुमने कहा एकदम छोटा सा कण से। तब बताओ वो कड़वा यही में ना होगा। अब तुम्हें दिखे इसलिए मैं थोड़ा बड़ा सा बना दे रहा हूं, दिख रहा है? अब बोलो, ऐसे ही कण के मिलने से ये क्या है, बना हुआ है। मुंह से बोलो भी, और बोलो और देखो। ये देखो, मैंने ये सब रख दिया इसके अंदर। अब थोड़ा छोटा कर देने तो बड़ा बनाना पड़ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? अब जिसको कम समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा सा वो दूसरा उदाहरण देख ले। आप जब 10 में थे तो आपको सर जी लोग चाक से पढ़ाते थे, और चाक से लिखते थे तो कुल छोट छोट कण नीचे गिरता था। अब वो एक कण को देखो
मान लो तुम्हें दिखे तभी ना समझोगे, इसका मतलब वो तो बहुत बड़ा कण है, तो उसको देखो तो तुमको छोटी 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 दिख रहा है, और चाक को देखो तो इसका मतलब वो इसी के अंदर घुसा था तभी ना गिरा है, तो इसमें कैसे घुसा होगा, ऐसे ही रहा होगा। अब हालांकि वो एटम अभी नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने कहा उसी को मान लो एटम है। अब सही है। अब देखो ऐसे अरेंज हो गया, अब ऐसे अरेंज हो गया तो ये जो एक ठो कण हुआ ना, इसी का नाम क्या है, परमाणु, यानी कि एटम है। आगे समझ में, ऐसी आइडिया डाल्टन ने दे दी। ओके, अब इसके बाद पहले इनका मॉडल समझा लें, तब फिर बताएंगे इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पहले मॉडल समझ लो। और अब इसको देख करके उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करना शुरू कर दिए, और उसी विचार को आज हम लोग क्या बोलते हैं। अब सुनो वो क्या विचार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हर एक पदार्थ अति सूक्ष्म, अभी बोले थे ना, अब दिखेगा नहीं वो, हर एक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, बना होता है। जिस सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहते हैं। कठिन लगा? अब दूसरा क्या कहते हैं, आराम से सीखो, घबराओ नहीं। दूसरा क्या कहते हैं, देख रहा हूँ रोशनी को अब लिखने आ रहा है, वो सुन भी रही है, लिख भी रही है, यहाँ देख भी रही है, और ऐसा ही गुण हर बच्चे को बना लेना होगा। जैसे आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, देखिए वही शिक्षा मैंने आपको दी थी, वही वो, और मैं देख रहा हूँ वो ऐसा कर रही है, बना जा रही है, लिख रही है, इसका मतलब उसका बुद्धि खुलने लगा है। तो आप लोग भी ऐसा करिए, सीखिए, बोलिए नहीं, मतलब एक दूसरे से नहीं बतियाना, अपने से ही देखना। हाँ, अब दूसरा बात, अभी फिलहाल तो आप लोग मत लिखिए, या जो लोग लिख रहे हैं लिखें भी, लेकिन जो नहीं लिख रहा है नहीं है लिखे, समझ ले, दूसरी बार बोलूंगा तो लिखिएगा। अब आप देखें ये सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु। अब हमने क्या कहा था कि इसको तब तक तोड़ो जब तक टूटना बंद ना हो जाए। इसका मतलब डाल्टन कहते हैं कि ये परमाणु इतने सूक्ष्म हैं कि इसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कैसे कण है, अविभाज्य, यानी दे आर सो स्मॉलेस्ट दैट दे कैन नॉट बी ब्रोकन अगेन, ये अविभाज्य कण है। अब वो तीसरा कहते हैं कि अगर हम एक पदार्थ का ले लें तो ये जितने परमाणु हैं ये सब के सब का आकार आकार और इनका गुण एक जैसा होता है। जैसे शाही लिख रही है, तो अगर ये इसका भी परमाणु होगा तो सब देखो एक जैसा गुण, एक जैसा आकार निकल रहा है। अब मैं दूसरा मार्कर ले लूं तो ओकर कलर लाल है, वो लाल निकालेगा। तो यही बात वो कह रहे हैं कि अगर एक प्रकार के पदार्थ हैं तो उन सभी के परमाणु का आकार और गुण आपस में समान होता है। फिर कहते हैं कि अगर हम दो भिन्न भिन्न पदार्थ ले लें तो उनकी परमाणु का जो आकार है और जो गुण है वह भिन्न भिन्न होगा। आया बेटा? फिर अगले पॉइंट में वो कहते हैं कि यही परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो यौगिक परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, इसी को हम पदार्थ कहते हैं, और ऐसे ही पदार्थ बनता है, इसी को हम डाल्टन का। ये तो बड़ा मेहनत का काम है, हो एकदम खोपड़ी में बैठ गया ना, ये कठिन लग गया। तो अब मैं कहता हूं, इसके बाद आप लोग ट्राई करें ताकि आज से इतनी लंबा बोलना सीखें। सुनिए, अब ये हमने चित्र बना दी और इसी को देखकर मैं कह रहा हूं।
अब इसमें 2 पॉइंट और जोड़ देता हूं, वो क्या कि ये सब क्रम से अरेंज होते हैं। देख रहे हैं इनका ऑर्डर। अच्छा छोड़ दीजिए, वो बाद में बताएंगे, पहले एकदम सामान्य जो डाल्टन ने कही थी। क्लियर हो गया? कोई परेशानी? सुनिए, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार हर पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन सूक्ष्म कण को हम एटम कहते हैं। दूसरा, ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें पुनः विभाजित। तीसरा, अगर एक पदार्थ के परमाणु का अध्ययन किया जाए तो उसके सारे परमाणुओं के आकार एवं गुण धर्म होते हैं। अगला, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं का अध्ययन किया जाए तो उनके आकार गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला, ये परमाणु आपस में मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, जिससे पदार्थ बनता है। इसी को हम, अब जिसको बोलना है बोलिए खड़ा होके। हाँ बोलिए। उस समय देखिए, मेरे को मत देखिए, वहां जब रहेंगे ना तो वो शब्दवा को आप पहचान जाएंगे। कोई भी डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार कोई भी पदार्थ और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सब लोग उधर देख रहे हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु को अविभाज्य कण एक विभाजित नहीं है। एक पदार्थ का परमाणु का आकार और गुण एक जैसे होते हैं, तो अलग पदार्थों के आकार और परमाणुओं के अलग अलग परमाणु मिलकर। अब देखिए, सब लोग बदलाव की दिशा में चलती है ना? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब कोई तकलीफ हो लिख डालिए, वो बनाइएगा जरूर, तभी घर आएगा समझ। अब आप लोग इस बार से हमेशा साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना? लिखिए लिखिए, जल्दी करिए। 18वीं शताब्दी में डाल्टन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम का परमाणुवाद कहते हैं। which is told the Dalton's atomic theory। आ रहा है बेटा? डाल्टन का परमाणु वाद कहते हैं। कोई तकलीफ? जो निम्न है, हर एक पदार्थ अति सूक्ष्म बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम, नेक्स्ट, ये परमाणु इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण होते हैं। सही है? विभाज्य कण होते हैं।
खड़ा होगा, इस पर भी ध्यान है बेटा। इसे अविभाज्य कण कहते हैं। हो गया बेटा। एक ही पदार्थ के सभी परमाणुओं के आकार एक जैसे होते हैं। और इनके गुण भी आपस में समान होते हैं। आपस में अगला, दो भिन्न भिन्न पदार्थों का यदि अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इनके परमाणु के आकार व गुणधर्म हमेशा एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। ओके, अगला, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं आपस में मिलते हैं तो ये यौगिक परमाणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु बनाते हैं। सही बेटा, अब कोई प्रॉब्लम? तो यही आपका था डाल्टन का परमाणु हुआ है। अब श्योर हो गया। चलिए अब देखिए क्या हुआ। अभी मैंने आपको समझाया था कि डाल्टन के पहले बहुत कम संख्या में या नगण्य के बराबर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे रसायन विज्ञान में। क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि हम रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कैसे अनुसंधान। लेकिन जब डाल्टन ने 18वीं शताब्दी में ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हमें किसी को जानना है तो पहले उसको तोड़िए, और उसी से ये बात निकली, जैसा मैंने अपने लेक्चर में कहा। क्लियर हो रहा है? तब इससे वैज्ञानिक तो हमेशा हिडन चीज को, जो छिपी चीज है, मतलब उसे खोज निकालने के लिए एक्साइट रहता है। अब तब इस आइडिया के आने से कि अगर किसी का गुणधर्म जानना है तो पहले उसको तोड़िए, उसके अंदर देखिए, ये आइडिया आ जाने के बाद ढेर सारे साइंटिस्ट इस फील्ड में आ गए, क्योंकि अब उनको इसमें काम करने की एक दिशा मिल गई। सही है? और जब वो इस फील्ड में आए तो इसमें आने वाले में सबसे प्रमुख लोग थे जे थॉमसन, जिनका आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन की खोज में, WM वेन, गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, चैडविक, जेरेमी क्रुक्स, ऐसे साइंटिस्ट इस फील्ड में आया। और तब तक फिजिक्स ने भी काफी तरक्की कर ली थी, और एक्सरे एनालिसिस करना, एक्सरे डिफ्रैक्शन करना, किरणों के द्वारा तोड़ना, अभी तो मैं माइक्रोस्कोप से तोड़वा देख कर रहा था, तोड़ो मशीन लगा के। अब एक्सरे के द्वारा तोड़ना, किरणों के द्वारा तोड़ देना, ये सब का नॉलेज आ गया था। समझ में आया? तब इन लोगों ने, जहां डाल्टन ने बताना बंद कर दिया, वहां से इन लोगों ने काम शुरू किया।
और जब काम शुरू किया तो देखा जहां डाल्टन कह रहे थे कि अब इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, उस पर जब काम किया तब देखा कि ये तो तोड़ा जा सकता है। और जब उसे तोड़ा तो क्या देखा कि इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। नहीं नहीं, अभी सुनिए हमको, जितना आप सुने उतना ही नहीं है। इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल रही हैं, एंटी न्यूट्रिनो निकल रही हैं, पाइप कण निकल रहे हैं, बीटा निकल रहा है, मेशान पार्टिकल निकल रहे हैं। अब समझ आ रहा है? यानी इतनी चीजें निकल रही हैं, लेकिन जब उन सब का अध्ययन किया सर माने ऑब्जर्वेशन करके, तो ये सारी चीजें सब में से नहीं निकल रही, क्योंकि आप देखें ना भिन्न भिन्न में भिन्न भिन्न गुण है, लेकिन 3 ऐसी चीज उन लोगों ने देखा जो सब में निकल रही है। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तब वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो गया कि इसका मतलब है कि परमाणु में 3 चीज सभी में आ रहा है। इसका मतलब ये 3 मेन पार्टिकल हैं, क्योंकि जो चीज सब में है उसी से बन रहा होगा, और सब में नहीं है तो इसका मतलब कि और बाकी सबकी अलग अलग चरित्र है, कैरेक्टर है। तब उन लोगों को ये ज्ञान हो गया कि इसका मतलब है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसे विभाजित किया जा सकता है, और वो भी 3 मूल कणों में। क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि उस लिस्ट में 3 सब में थे, तो इसका मतलब ये 3 सब में पाए जाते, अतः वो मेन कैरेक्टर हो गया। तो लोगों ने इसे फंडामेंटल पार्टिकल घोषित कर दिया, कह दिया ये मूल कण है, इन्हीं से बनता है। तो अब बताइए, तो अब जरूरत आ गई ना कि और रिसर्च बढ़ाया जाए। तो जब और रिसर्च बढ़ा तब पता चला कि ये जो कह रहे थे कि एक पदार्थ के सभी परमाणु के आकार और गुण एक जैसे हैं, तो पता चला कि ये बात हमेशा नहीं है। ऐसे भी हैं, जैसे आपको पिछले दिन आइसोटोप आइसोबार पढ़ा रहे थे, तो आपने देखा था, याद होगा, 8O16, 8O17, बोलो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन आप देख लीजिए आकार एक अलग हो गया। तो देखिए ये रिसर्च है, इसका मतलब ये नहीं है कि डाल्टन ने जो कहा सब गलत है, नहीं। इसीलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ कि कभी अध्यापक कोई भी पढ़ाएं, कुछ भी बताएं, तो जो जितना जान रहा है उतना बता रहा है, क्योंकि रिसर्च हमेशा आते रहते हैं, जो हमेशा अपडेट होता रहता है उसके पास कुछ ज्यादा जानकारी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बता दिया वो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। साइंस वाला बच्चा एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता, वो अतिरिक्त की ओर बढ़ता रहता है। तो इसलिए आप लोग अपने माइंड से निगेटिव प्रॉपर्टी हटाएंगे, हमेशा सकारात्मक सोचना है, और कहां से गुण मिल रहा है ले लेना है, राइट है। अब आइए दूसरी बात समझिए। तब उन्होंने ये कहा कि भाई लग रहा है कि ये चीजें में अभी और रिसर्च चाहिए। तब पाया गया कि एक ही पदार्थ के परमाणुओं के आकार निश्चित ही होते हैं एक जैसे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक ही प्रकार के परमाणु पदार्थ के परमाणु का आकार भिन्न भिन्न भी हो सकता है, अतः भिन्न भिन्न होगा तो गुण भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर उन्होंने देखा कि 2 भिन्न भिन्न पदार्थों का तो वो कहे थे भिन्न होगा, सही है, भिन्न ही होता है, लेकिन इन्होंने ये देखा कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है, तो भिन्न परमाणु भी एक जैसे हो सकते हैं। अब समझ आया? फिर उन्होंने रिसर्च बढ़ाई तो देखा कि परमाणु में भी भेद है। मैंने आपको कहा था कि परमाणु में, जैसे कि आप देखिए यहाँ अच्छे से समझिए को, परमाणु में भी क्या देखा कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जो केवल एक ही परमाणु से बनते हैं, अर्थात वो मोनो एटॉमिक है, एक परमाणु है। जैसे आप कक्षा 10 में पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े हो तो उसमें जितनी धातुएं हैं, मेटल्स,
जैसे आप गिन लें, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, आप जब भी लिखते होंगे तो ऐसे ही लिखते होंगे, क्योंकि ये सब मोनो एटॉमिक हैं। तो जितने भी परमाणु मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी एक परमाणु से बने होते हैं, वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और अभिक्रिया भी कर सकते हैं। यही बात मैंने उस दिन समझाई थी, याद होगा। लेकिन जो परमाणु, जैसे कि नॉन मेटल्स देख लीजिए, अधातु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब देखिए दो दो एटम से बने हैं। अब जैसे देखे एक एटम ये, एक एटम ये मिला तो O2 बना, तो अब ये मालिक्यूल हो गया। तो जितने भी परमाणु द्विपरमाणु यानी डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक है, ये पहले जुड़ के मालिक्यूल बनाते हैं और तब ये अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है और तब अभिक्रिया करता। उस दिन समझाए थे आपको और कहे थे कि अगर पूछा जाए स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला सूक्ष्मतम कण कौन है, तो मालिक्यूल, याद है ना। और सूक्ष्मतम कण कौन है जिससे बना है, तो अभी सुन ही रहे परमाणु। तो परमाणु अभिक्रिया में भाग केवल वही लेगा जो मोनोएटॉमिक है, जो मोनोएटॉमिक नहीं है पहले वो मालिक्यूल बनाएगा तब कंपाउंड बनाएगा। पपड़ी में गई बात। तब उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि परमाणु जुड़ के यौगिक परमाणु नहीं बनाते, पहले परमाणु, बेटा आपकी खांसी नहीं रुक रही है और आप सीरियस नहीं हो इसको लेके, आप लापरवाही कर रही हो। बोले थे कल गुड़ में काली मिर्च मिला के थोड़ा लो रात में, भूल गई होगी, नहीं ली होगी, तो बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चले बेटा, परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, और जब अणु मिलेंगे तब तत्व बनेगा, और जब तत्व मिलेंगे तब यौगिक बनेगा जिसे पदार्थ कहेंगे। तो अब ये विचार आ गया और ये विचार सब उन लोगों के रिसर्च से आया। तो अब वो विचार बताओ, अब इससे मैच कर रहा है कि भिन्न हो गया। अतः अब एक अगला वैज्ञानिक आएगा तो इनको गलत नहीं करेगा, अब वो इनके सिद्धांत में संशोधन करेगा और संशोधित करके नया रूप देगा, जिसे कहा जाएगा उस वैज्ञानिक के नाम से। जैसे डाल्टन का सुधार किया गया तो डाल्टन का संशोधित परमाणुवाद, या उसी को आधुनिक परमाणुवाद। इसलिए मैंने कहा कि क्षुद्रता से ऊपर हो जाएगी। हाँ, वो सब बातें नहीं, गलत चीज। क्लियर हो गया। अब आगे समझ में लिख रहे। अब हेडिंग दीजिए, डाल्टन का नव परमाणुवाद। अब ये तो नया वाला आ गया ना, फिर डाल्टन का नव परमाणुवाद या आधुनिक परमाणुवाद। आया बेटा, नियो डाल्टनिज्म या नियो या मॉडर्न एटॉमिक थियरी। नियो डाल्टनिज्म या मॉडर्न एटॉमिक थियरी, ठीक है, आधुनिक परमाणुवाद। समझ आ रही बेटा। अब बोलो, अब ये जो देख रहे हो 5 पॉइंट में, अब ये सब 7-8 पॉइंट में चला जाएगा, है ना। चलो करो, बोले लिखो। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार, जल्दी करो 5 मिनट 2 मिनट से। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार डैश मार दो, अब 1 2 3 करके लिख लो। अब देखोगे मैं मिटाया नहीं हूं जानबूझ के, ताकि कंपेयर करा सकूं। अब बोलो, पहला ये कह रहा था संस्कार से बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि अविभाजित नहीं है, अब क्या आ गया, किया जा सकता है ना। तो लिखो, पहला, हर पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है
बेटा लाल से नहीं लिखते, लाल से हेडिंग दे दो, चाहे चित्र बनाना, हेडिंग भी नहीं डालना चाहिए। लाल तो टीचर वेरीफाई करते हैं, नहीं खराब हो जाएगी। हाँ लिखे बेटा, क्या लिखे? बना होता है उसे परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु अविभाज्य नहीं, और ये परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाजित कण हैं। और इन्हें 3 मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। सही बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु के आकार सभी परमाणु के आकार एवं गुणधर्म हो गया, एक समान होते हैं। परंतु सभी में ऐसा नहीं होता। ऐसा एक ही परमाणु के, एक ही पदार्थ के ये परमाणु, एक ही पदार्थ के ये परमाणु भिन्न भिन्न भी हो सकते, भिन्न भिन्न भी हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये समस्थानिक कहे जाते हैं। अब तुम लोग को समस्थानिक समभारी पहले ही पढ़ा दिया हूँ, इसलिए अब यहाँ वो सब नहीं बता रहा हूँ, किसे समस्थानिक कहोगे किसे समभारी। अब ये मत करना नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। जैसे इन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो वहां डाला, 8O16 8O, देख लो दोनों ऑक्सीजन के एटम है, बट देखो भिन्न भिन्न हो गए, तो वह उन्हीं को बोलोगे समस्थानिक। वो लिख लो, वहां देख के लिखो। हो गया? अब अगला, दो भिन्न भिन्न पदार्थों, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं के आकार व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हो गया? लेकिन फिर वही बात, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना जी, हमेशा ऐसा नहीं। अगला पॉइंट, दो भिन्न भिन्न परमाणु के आकार एवं गुण क्या समान भी हो सकते हैं, है ना? समान भी। अगला, ये एक दूसरे के समभारी कहलाते हैं, है ना? जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हो,
जैसे 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40 है। देखो दो अलग अलग हैं आर्गन कैल्शियम, लेकिन भार एक जैसा है। ठीक है, तो बोले इन्हें क्या कह रहे हो? समभारी लिखे, इसके समभारी कहते हैं। अब अगला लो, देखो अगला लिखो, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। और अणु आपस में मिलते हैं तो तत्व बनता है। और तत्वों के परस्पर मिलने से यौगिक यानी पदार्थ बनते हैं। आगे अब कोई तकलीफ? सभी बच्चों को कंफर्म हो गया? तो अब आपको समहारी, समस्थानिक, आधुनिक परमाणुवाद, डाल्टन का अब इसमें कोई डाउट नहीं? ओके, तब अगली हेडिंग डाल दीजिए, रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का, अब बायो के लिए तैयार हो जाइए। हाँ बेटा चलिए बोलिए। हाँ, बैक्टीरिया आइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझिए। आपको मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पर जो एनिमल पाए जाते हैं या प्लांट्स पाए जाते हैं, तो आप देखोगे तो उनमें कुछ एनिमल या प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जननिक अंग यानी उनके जो सेक्स ऑर्गन हैं या उनमें जो सेक्स सेल्स हैं, अंडरस्टूड, वह एक ही बॉडी में होता है। एक ही बॉडी मतलब एक ही शरीर में होता है। तो ऐसे एनिमल को हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में नहीं होता, अलग अलग होता है। तो उन्हें हम क्रमशः मेल या फीमेल कहते हैं। ये मेल का संकेत है, ये फीमेल का, यानी उसे हम नर या मादा कहते हैं। अब मानव का केस है यानी ह्यूमन बींग्स है, तो आप उसे बोलो पुरुष स्त्री कहते हो या लड़का लड़की कहते हो। तो अब ऐसे जो एनिमल हैं उनमें मेल की बॉडी अलग और फीमेल की बॉडी, ऐसे को एनिमल को
यूनिसेक्सुअल एनिमल या एक लिंगी जानवर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक लिंगी, मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स होगा। जैसे कि हम लोग देख लो, तो हम लोगों में आप लोग को लड़का बोला जा रहा है, आपको लड़की बोला जा रहा है। इसका मतलब आपकी बॉडी मेल की है, इनकी बॉडी फीमेल की है। समझ आ गई? आप अपने माता पिता को देखिए, तो आपकी माता जी फीमेल हैं और आपके पिताजी मेल हैं। ऐसे गाय भैंस में देखिए, सब में आपको दिख जाएगा। तो ऐसे वो जानवर, जिन जानवर में मेल की बॉडी अलग, फीमेल की बॉडी अलग होती है, ऐसे जानवर को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और इनमें एक ही में दोनों बॉडी हो, जैसे केचुआ। अब आप केचुआ देखिए, अब आपने केचुआ देखा होगा तो देखेंगे केचुआ की बॉडी सेगमेंटेड होती है। ऊपर के 17 से लेकर के 20 खंड तक, 17 से 20 खंड, और ऊपर देखिए 9वां खंड में, समझ रहे हैं, 6 से 9 खंड में इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और अब इसके बाद 18 से 20 खंड में इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ऊपर मादा जनन अंग है, नीचे नर जनन अंग है। अब बोलो ये दोनों जनन अंग एक ही बॉडी में है, अतः ये क्या हो गया? और हम मानव लोग क्या हो गए? यूनिसेक्सुअल हो गए। अब समझ आ गई? इसलिए ऐसे ही जंतु जिनमें मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग बन जाए, सेल अलग अलग बन जाए, या बॉडी अलग अलग बन जाए, तो ये लोग अकेले अपने संतान को पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको संतान पैदा करने के लिए आपसी सेक्सुअल रिलेशन बनाना पड़ेगा। और इसी सेक्सुअल रिलेशन को आप लोग पिछले दिनों में पढ़े कि हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अभी इस रिप्रोडक्शन में दोनों सेक्स भाग ले रहे हैं, इसीलिए ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ गई? और अभी जब हम पिछले दिन एसेक्सुअल पढ़ाए तो वहां आपको बताए ही कि वहां हमें दोनों सेक्स के मेट करने की या सेक्सुअल रिलेशन बनाने की आवश्यकता रहती है। सही है? तो अब जान गए आज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तब कोई पूछेगा कि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आप बताओ कि जब संतान पैदा करने के लिए दोनों सेक्स के बीच सेक्सुअल रिलेशन बनाना पड़े, या दोनों ही सेक्स को आपस में मिलकर प्रजनन करना पड़े, तो इस प्रजनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आ गया? अब तो ये हमने ऐसे बतिया लिया, लेकिन हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया के रहस्य को जानिए। आप पीछे पढ़ के आ रहे हो कि बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक शेल होती है, और इसकी जो शरीर है वह एक कोशिका की बनी होती है, यानी कि यूनिसेल्युलर होती है ना बेटा। अतः यही एक सेल सब काम करती है, यानी जितने भी इसकी वाइटल एक्टिविटी हो रही है, यानी जैविक क्रियाएं ये कर रहा है, अर्थात शरीर में फिजियोलॉजी चल रही है ना जी, वो सब काम कैसे कर रही है? एक सेल। आप में ऐसा नहीं है, आपके शरीर में 11 सिस्टम वर्क कर रहे हैं। पहले चैप्टर में बताया था मैंने, 11 सिस्टम वर्क कर रहे हैं, सिस्टम वर्क कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अतः आप में हर काम करने के लिए अलग अलग तंत्र है। श्वसन तंत्र श्वसन का काम देख रहा है, पाचन तंत्र भोजन का काम देख रहा है। अब पाचन का श्वसन से कोई मतलब नहीं है। अब भाई सांस लोगे नाक से, अब खाना खाओगे मुंह में से कि नकिया में से खाओगे? बात समझो। तो इसलिए तुम्हारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, परंतु
बैक्टीरिया का पूरा काम एक ही सेल देख रही है, अतः इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्स न तो सेल मौजूद है और ना ही कोई सेक्स आर्गन है और ना ही कोई सेक्स का सिस्टम है। इसलिए बैक्टीरिया की बॉडी को हम मेल या फीमेल में नहीं बांट सकते। ओके, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि जब दो डिफरेंट सेक्स आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो है ना आश्चर्य की बात। तो आइए उस आश्चर्य को खत्म करिए। इनमें दो बैक्टीरिया की डिफरेंट कोशिका, जिसमें अब जैसे एक चीज और देख लीजिए तब ये समझ में और आसान आएगा। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो मेल क्या करता है, अपने शरीर के अंदर बनने वाले शुक्राणु को यानी स्पर्म को वो मादा के शरीर में दे देता है। अतः इस प्रक्रिया में बताओ दाता कौन हुआ? पुरुष। ग्राही कौन हुई? स्त्री। अब देखोगे पुरुष और स्त्री ने जब आपस में रिप्रोडक्शन किया तो पुरुष ने अपना सीमेन स्त्री के शरीर में छोड़ दिया और शरीर से अलग हो गया। अब वही सीमेन मादा के अंदर पहुंचकर उसको गर्भवती बनाएगा और फिर 9 महीने तक वो गर्भ धारण करके एक बच्चे का विकास करेगी और फिर बच्चे को जन्म दे देगी। तो उसके निर्माण में दाता कौन था? पुरुष। अगर पुरुष ने अपना सीमेन नहीं दिया होता तो क्या वो मां बन जाती? इसलिए जो दाता यानी डोनर का प्रवृत्ति रखेगा उसे मेल कहा जाएगा। तो अब जब दो डिफरेंट स्ट्रेन वाली, ध्यान से सुनो, दो डिफरेंट स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया आपस में मिलने आएंगी तो इसमें से जो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल त्याग देगा वो वाली बैक्टीरिया को हम मेल स्ट्रेन कहेंगे, यानी प्लस स्ट्रेन कहेंगे। प्लस स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन माने गुण। और जो दूसरी बैक्टीरिया जो इसका ले लेगी यानी धारण कर लेगी उसे हम निगेटिव स्ट्रेन की बैक्टीरिया कहेंगे। अर्थात जैसा मैंने कहा कि इसमें न सेक्स सेल है, न सेक्स ऑर्गन है, न सिस्टम है, बल्कि ये जो बैक्टीरिया की सेल है वो कौन सा गुण दिखाएगी उस गुण के आधार पर इस बैक्टीरिया की कोशिका को ही हम मान लेंगे कि यह एक स्ट्रेन है, यानी ये ऐसा गुण रखेगी। और उसमें जो डोनेट कर देगा उसे पॉजिटिव स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया कह देंगे और जिस जो रिसीव कर लेगा उसे निगेटिव स्ट्रेन की कर लेंगे। अतः इस आधार पर ये दो भिन्न गुण वाली हो गई और ऐसी बैक्टीरिया करेंगी सेक्सुअल। आगे बात समझ में कभी नहीं आई? ध्यान से सुनो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण वाइबा है, ये सब किताब में इतना नहीं लिखा है, इसलिए खोपड़ी में डालो तब जान गए स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन का मतलब गुण। और बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करेगी यानी डोनर का काम करेगी और एक बैक्टीरिया जो रिसीव का काम करेगी, इस गुण के आधार पर हम बैक्टीरियल सेल को दो स्ट्रेन में बांट सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दोनों एक अपोजिट नेचर रख रही हैं। तो उसमें जो डोनेट कर रही है उसे पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया और नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया कहेंगे और ऐसी दो बैक्टीरिया ही सेक्सुअल रिपोर्ट कर सकते। आगे हेलो, दिमाग तुम्हारा कहीं और है, ध्यान से देखो, और जहां नहीं आ रहा है तो खड़े होकर डायलॉग करो। किसी को कोई डाउट? अब जब ये करेंगी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से संभव है। हाउ मेनी? 3 काइंड। यहां तक क्लियर हो गया? अब इंग्लिश में सुन लो। बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल and it's a unicellular cell. So that's why in their cell there is neither any sex cell nor organ nor system.
So that's why we can't differentiate the bacterial cell male and female. इसलिए हम बैक्टीरिया की कोशिका को मेल फीमेल नहीं कह सकते. But the bacteria which is ready to donate its own nucleic material and the other bacteria who is ready to receive the genetic material, according to these properties we can classify the bacterial cell in a strain, and then we can say the bacterial cell are having two kind of the strain. One is the positive strain, another is the negative strain. Positive strain bacteria is able to donate. This behave like a donor, and negative cell bacteria receiver. Any doubt? Sure हो गया? Okay. So such type of strain of the bacterial cell make the sexual reproduction. अब ये बैक्टीरियल सेल तीन तरह से कर सकती है. पहला बाई कॉन्जुगेशन, बाई कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन द्वारा. जो बच्चे हिंदी लिखना चाहें बोल रहा हूं, संयुग्मन द्वारा. बाई और तीसरा बाई ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण द्वारा. तो बैक्टीरिया की जो सेल हैं वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से कर सकती हैं. एक संयुग्मन विधि द्वारा, दूसरा ट्रांसडक्शन द्वारा, इसका हिंदी भी यही रहेगा, और तीसरा रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा. क्लियर हो गया? अब आइए पहला. अब चलिए पहला सीखते हैं. बेटा हो गया? कोई दिक्कत? तो देखिए पहला हम ले रहे हैं कॉन्जुगेशन. अब देखिए संयुग्मन से कैसे होता है. अब ये हो गई पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया, और ये हो गई नेगेटिव. अंडरस्टूड? अब देखिए क्या होगा. अब क्या हुआ?
हाँ चले, अब आइए सीखिए। आप बनाते रहिएगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है तो हम बता के निकलना चाहते हैं। करे बात। देखिए, जब दो डिफरेंट स्ट्रेन की बैक्टीरिया एक दूसरे के टच में आती हैं तो ऐसी दो डिफरेंट स्ट्रेन की बैक्टीरिया पैरेलली यानी समानांतर एक दूसरे के पास आ जाती है। आने के बाद अब ये अपने मध्य भाग से उभार, और अब ये उभार जब बनाना शुरू करती हैं तो सारा इनका मटेरियल गाढ़ा होकर डेंस हो जाता है, और अब ये एक दूसरे की ओर ये उभार तब तक बनाती रहती हैं जब तक दोनों सट न जाएं। सटते ही इनमें रसायन बनता है और वो इनकी दीवार को गला देता है, और गलाते ही अब ये दोनों ज्वाइंट होकर एक ट्यूब बना लेते हैं, जिस ट्यूब को हम कहते हैं कॉन्जुगेटरी ट्यूब। यानी ये हो गया कॉन्जुगेटरी ट्यूब। अब इस ट्यूब के बनते ही जो पॉजिटिव स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया है वो अपना सारा न्यूक्लिक मटेरियल वह इसी ट्यूब के जरिए ट्रांसफर कर देती है, और ट्रांसफर कर देती है तो ये पहुंच जाता है नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर। अब वहां जब ये पहुंचता है तो इधर जिसने अपना ट्रांसफर कर दिया अब वो डेड हो जाता है, मर जाता है, और मर करके ये टूटकर हट जाता है, और अब ये सट जाता है, और अब ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट जैसी रचना बना लेते हैं, और फिर उससे स्पोर बनता है, और फिर उस स्पोर के जैसे कि कल देखे थे अब वो टूटेगा, आकार में बढ़ेगा, और जब कई टुकड़े में बन के बहुत सारे स्पोर बना लेगा तब वो अपने मदर बॉडी पर दबाव डालेगा और मदर बॉडी फट जाएगी, वो सब बाहर निकल कर ढेर सारी नई नई बैक्टीरियल सेल बना आ गया। तो इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, अब लिख लेंगे ना। ठीक हो।